Please subscribe and press the bell icon to keep yourself updated of the latest video by Fun School. एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि हम उसे एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से ना देखें। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सभी एटम्स से बनी हुई है। इसमें आप, मैं और ये डिवाइस जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि खुद आपके शरीर में 7 बिलियन 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 एटम्स होंगे, जिसे हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि 7 × 10⁻27 एटम्स। लेकिन आखिर ये एटम होता क्या है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि एटम्स किससे बना होता है, इसके साथ इसका मास और इसका साइज क्या है। हम जानते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन प्रत्येक एटम में भी कुछ छोटे पार्टिकल होते हैं। इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है। जिस प्रकार सन का चक्कर सभी प्लैनेट लगाते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसके कारण वे आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है सभी प्लैनेट्स और सन के बीच में। ये था एक जनरल स्ट्रक्चर एटम्स का। अब जानते हैं इसके मास और साइज के बारे में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक समान मास होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बिल्कुल ना के बराबर। ये 2000 गुना हल्के होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस की ओर केंद्रित होता है। अब बात करते हैं एटम के साइज की। तो एटम का रेडियस, जो कि उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक की दूरी 10⁻⁻10 मीटर होती है, जो कि बहुत ही छोटी है। तो एटम में मौजूद मास में न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस एटम के साइज से भी छोटा होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का निरंतर चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में और डिटेल जानते हैं। नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस का चक्कर खास प्रकार के ऑर्बिट या शेल्स में लगाता है। अलग तरह के एटम्स में अलग तरह के कई शेल्स होते हैं। हर शेल्स की अपनी खास किस्म की एनर्जी की क्षमता होती है। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी की क्षमता होगी। वो शेल्स जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा उसमें कम एनर्जी होगी, और वो जो न्यूक्लियस के सबसे बाहरी यानी आउटर मोस्ट सेल में होगा तो उसमें हाईएस्ट एनर्जी होगी। दूसरे शब्दों में हम कहें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर उस प्रकार लगाते हैं जिस प्रकार प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर एक निश्चित दूरी के ऑर्बिट और एक निश्चित एनर्जी लेवल के साथ घूमते हैं। अभी तक लगभग 118 विभिन्न प्रकार के एटम्स के बारे में पता किया गया है। सबसे हल्का है हाइड्रोजन और उससे कई गुना बड़ा है यूरेनियम। ऐसे मटेरियल जो केवल एक ही प्रकार के एटम्स से बने होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, और वो मटेरियल्स जो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक या कंपाउंड कहा जाता है। हर एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि सोडियम का सिंबल है Na, ऑक्सीजन का सिंबल है O, आर्गन का सिंबल है Ar, और जैसा कि आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन का सिंबल होगा H। ज़्यादातर एलिमेंट्स के सिंबल उनके इंग्लिश नाम के पहले लेटर्स के साथ शुरू होते हैं,
लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनके नाम किसी और भाषा से लिए जाते हैं, जैसे कि लेड का सिंबल है Pb। ऐसा इसलिए क्योंकि लैटिन भाषा के लेड को प्लम्बम के रूप में जाना जाता है। अगर पीरियोडिक टेबल पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स के सिंबल का दूसरा लेटर हमेशा लोअर केस होता है। पीरियोडिक टेबल का निर्माण एक रूसी वैज्ञानिक और आविष्कारक डेमेट्री मेंडलीव द्वारा किया गया था। सन 1869 में उन्होंने सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाया था और उन्हें अलग अलग रोज में बांट दिया, जिससे कि समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जा सके। ऐसा करने से मेंडलीव उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने में सक्षम हो सके जो तब तक खोजे नहीं गए थे। वैसे अगर हम सिर्फ एटम्स के बढ़ते साइज को ध्यान में रखें तो पीरियोडिक टेबल को कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत भारी एटम्स स्थिर नहीं होते और आसानी से टूट जाते हैं। बिस्मथ को आखिरी स्थिर एटम माना जाता है। इसका कारण यह है कि एटम छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में एक छोटे से न्यूक्लियस में होते हैं, जिसके चारों ओर सभी इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास के लगभग 1,000वें हिस्से के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ एक एटम का लगभग सारा मास उसके सेंटर में केंद्रित होता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में बहुत बड़ा होता है, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास मूल्यतः 0 है। एलिमेंट्स को पहचाना जाता है उनके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के आधार पर। प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती। इसका कारण यह है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है +1 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम्स के न्यूक्लियस में चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और उनका किसी भी दूसरे एटम के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है, जिससे हमें उस एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एक चार्ज्ड एटम को आयन्स कहा जाता है। न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होते हैं। इसे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी एटम्स के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं। ये उसकी केमिस्ट्री पर कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन वो न्यूक्लियस को एक साथ बांधने में मदद करती है, जिसमें अन्यथा केवल पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं जो एक दूसरे को रिपल करते हैं। एक ही एलिमेंट्स के कुछ एटम्स के न्यूक्लियस में उसी एलिमेंट के कुछ और एटम्स की तुलना में अधिक या कम न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इन्हें आइसोटोप्स के रूप में जाना जाता है। इनके मासेस तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल समान होती हैं और एक ही तरह के रिएक्शन भी करते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ना के बराबर है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहें फन स्कूल के साथ और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।